हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर का टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने देखा था, पर्टिकुलरली डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। हालांकि प्रिंसिपल एक्सिस का जो आइडिया है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी वैलिड रहेगा, जबकि उनके केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस की लोकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी निकालने में एज़ कंपेयर टू दी डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब आज हम ये बात करेंगे कि किसी डायटॉमिक मॉलिक्यूल के जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती है। मतलब रोटेशन की वजह से जो एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होगी उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशंस क्या होंगे और वो एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड होंगे। जैसा कि हम हाइड्रोजन एटम के केस में भी देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकल के आती है वो एनर्जी लेवल्स वेल डिफाइंड वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी निकालने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि रोटेशन की वजह से एनर्जी लेवल्स क्या निकलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि दो एटम से मिलकर बना है जिनके मासेस हैं m1 एंड m2। और जो इम्पॉर्टेंट अजम्पशन यहाँ पे है कि मॉलिक्यूल जो है वो रिजिड कंसिडर करा जाएगा, जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैं भी बताया था मैंने। रिजिड का मतलब है कि जो दो एटम्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, फिक्स, और इस फिक्स दूरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय r। तो ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल का फिगर है। ये याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा है वो ऐसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है जो कि मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास से पास होती है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे गए हैं r1 एंड r2, दो क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस करी गई हैं r1 एंड r2। r1 क्या है, r1 है मास m1 की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, और r2 है एटम m2 की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड फिगर या जो राइट हैंड साइड का फिगर है उसमें हम देख रहे हैं कि इस फिगर में दोनों ही मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों ही एटम्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमेंगे। ठीक है, क्योंकि m2 सेंटर ऑफ मास के नज़दीक है तो रोटेशन के दौरान वो एक छोटे सर्किल में रोटेट करेगा जिसका रेडियस जो है वो r2 के जितना होगा, जबकि मास m1 जो है वो सेंटर ऑफ मास से r1 डिस्टेंस पे है तो रोटेशन के दौरान वो एक सर्किल में रोटेट करेगा जिसका रेडियस r1 के बराबर होगा, जो कि ऑब्वियसली r2 से क्या है, लार्ज है। अब क्योंकि हमने ये मान रखा है कि दोनों एटम के बीच की दूरी स्मॉल r है तो फिगर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि r1 प्लस r2 जो है वो टोटल इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन के बराबर आ जाएगा। अब पहला पॉइंट आता है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सिस्टम निकाला जा सकता है बाय द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कंप्राइजिंग द सिस्टम। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो होता है मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर हम इस बात का यूज़ करें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल बराबर आ जाएगा m1r1 स्क्वायर, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फर्स्ट एटम का, प्लस m2r2 स्क्वायर जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेकेंड एटम का। तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट द रोटेशनल एक्सिस लिखा जा सकता है। अब r1 और r2 यहाँ पर डिस्टेंसेस हैं, तो सबसे पहले हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि r1 और r2 को r या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो इसके लिए हमें डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये है, या जो बेसिक आइडिया है वो ये होता है कि जो भारी पार्टिकल होता है वो सेंटर ऑफ मास के उतना नज़दीक होता है। मतलब मास
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाएगी कि मास इंटू द सेपरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज़ अ कांस्टेंट। और जब उस सिस्टम को हम उस आइडिया को हम यहाँ यूज़ करेंगे या इस सिस्टम पर लगाएंगे तो हमें मिलेगा m1r1 इक्वल टू m2r2। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो हैं वो r1 r2 में दो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि r1 और r2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ एटम्स एंड द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। उसके बाद r1 r2 की वैल्यूज़ को उठाकर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें मिलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम जो है वो कुछ इस टाइप का निकल के आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम r स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल या गिवन डायटोमिक मॉलिक्यूल निकल के आ रहा है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसे कहा जाता है रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम और इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है म्यू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल अबाउट द रोटेशनल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दी बॉन्ड एक्सिस निकल के आ जाएगा I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू है रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम और स्मॉल r जो है वो है इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। अब ये सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट हो के बारे में हमें पता चला, हमें चाहिए एनर्जी वैल्यूज़ कि रोटेशन की वजह से क्या एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की। अब उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा एक बात जो क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। जो क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट हम यूज़ करेंगे वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि किसी रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो दिया जाता है बाय द फॉर्मूला L इक्वल टू √J+1 h बार या h कट। अब यहाँ पे जो स्मॉल j है उसे बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर और ये ले सकता है ऑल दी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। h कट या h बार या h क्रॉस जो है वो बराबर है h अपॉन 2 पाई के। h डिवाइडेड बाय 2 पाई को हम h बार या h कट से डिनोट करेंगे। अब ये रिजल्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो वो डेरिवेशन एक कंप्लीट सेपरेट डेरिवेशन है फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल और उसे हम यहाँ पर डिराइव नहीं करेंगे, या ये जो वैल्यूज़ हैं √J+1 h बार या स्मॉल j की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 कहाँ से आई कैसे आई, ये सब बातें हम यहाँ पर डिराइव नहीं करेंगे। इनको हम क्या करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स हैं जो मेन फार्मूलेज हैं उनको डायरेक्टली यूज़ करा जाएगा अपने डेरिवेशंस में। तो ये बात दो बातों का हमें ध्यान रखना है कि एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है L इक्वल टू I ओमेगा है और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल L जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ या क्वांटाइज वैल्यू लेता है और स्मॉल j एक रोटेशनल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू पर ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगी 0 जब हम स्मॉल j को क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ऐसे ही अगर हम स्मॉल j को 1 रखेंगे या रोटेशनल क्वांटम नंबर को 1 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल निकल कर आएगा √2h बार। तो इस तरह से सीरीज़ बनती चली जाएगी कि यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी 0 √2h बार √6h बार या h क्रॉस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न जनरेट होगा कि वैल्यूज़ सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही हो सकती हैं फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इसको हम अपने डेरिवेशन में या एनर्जी के डेरिवेशन में कैसे यूज़ करेंगे। वैसे जो इसका एग्जैक्ट तरीका है वो क्वांटम मैकेनिकली है, लेकिन यहाँ पर हम उतना बड़ा डेरिवेशन या वैसे नहीं कर सकते हैं,
तो हम इस तरीके से एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है कि रोटेशन की वजह से जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो जो एनर्जी जनरेट होगी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स का जो रिलेशन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैपिटल एल के फॉर्म में, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट लगाकर हम फाइनल क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट है एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में अगर हम आई से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर बन जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और आई ओमेगा का होल स्क्वायर, और आई ओमेगा की वैल्यू हम रख देंगे कैपिटल एल। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगी एल स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आई, जहाँ पे एल उसका एंगुलर मोमेंटम है और आई उसका मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एल जो है वो है अंडर रूट जे जे प्लस वन एच बार, तो एल स्क्वायर हो जाएगा जे जे प्लस वन एच बार स्क्वायर। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने पर जो एनर्जी आएगी वो आएगी जे जे प्लस वन एच बार स्क्वायर अपॉन 2i फॉर जे इक्वल टू 0 1 2 3। तो अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इस एनर्जी एक्सप्रेशन का, उसमें क्वांटम नंबर जे आ रहा है। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो एक क्वांटम नंबर जे पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने ई के सबस्क्रिप्ट में जे लिख रखा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेगा वेरियस एनर्जी लेवल्स फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमने एनर्जी एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। अब इस एनर्जी लेवल के एक्सप्रेशन की हेल्प से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, और एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बाद ये देखेंगे कि कैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो जनरेट होता है।